कल हमने एरर्स की बात करी थी, ठीक है। एरर जो होती थी कल उनकी बात करी थी। एरर कल हमको ग्रुप में हमने ऐड कर लिया था, तो आज अपन भेजने को था, आपको ध्यान नहीं रहा। आगे वैसे यहाँ से क्लास है, क्लास ऑफ होगी, क्लास ऑफ होने के बाद भेज देंगे कुछ ना कुछ आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन सॉल्व, जो क्वेश्चन ना हो वो आप पूछते रहना, सर जी ये क्वेश्चन से नहीं हो रहे हैं, बता दो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सही। अपने वो फिजिक्स से कितने लेक्चर हो गए अब तक? आज 5वां है। आज 5वां लेक्चर है। सुनो, तो ये जो एरर वाला चैप्टर था वो हम लोग पढ़ लेना, ठीक। टाइम पर आ जाओ, सही रहता है। सारे बच्चे पता नहीं कहाँ वेक्टर्स कौन सा होगा? सबसे पहले वेक्टर को देखो, वेक्टर होता है किसी भी चीज को अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो दो टाइप की हमारी राशि होती है, ठीक है। यूनिट दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर, ठीक है। वेक्टर कौन सी होती है? वेक्टर हर वो चीज होती है जो डायरेक्शन को मेंशन करती है। अगर हम लोग डायरेक्शन को मेंशन करेंगे, यानी कि डायरेक्शन को प्रदर्शित करेंगे, तो वो हम वेक्टर के द्वारा ही डायरेक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं, अदरवाइज प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो प्रदर्शित करने के लिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स के अंदर ही है स्केलर। स्केलर क्या होता है? जिसको मेजरमेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि स्केलर वो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल अगर देखे जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते थे अदिश राशि। तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए कि किसमें होता है, तो जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? दूरी। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। आगे मास,
मास, द्रव्यमान, वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा? घनत्व। वॉल्यूम मतलब आयतन, मास मतलब द्रव्यमान। ये सब चीजें कैसी हैं? ये सब चीज कैसी हैं? अदिश राशि। ठीक है। उसके बाद में आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? आ जाओ। हाँ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद वेट। वेट मतलब वजन। फिर वेट के साथ में अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ में तुम और लो तो फोर्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा सोचो सर, डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया? दूरी। दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती। दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि विस्थापन की क्या होती है? डायरेक्शन। तुमसे कहा जाएगा कि एक जगह से ईस्ट में जाओ, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तुमसे कहा 4 मीटर वेस्ट जाओ, तो वेस्ट मतलब पश्चिम, तो इसका मतलब वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुमसे कह दिया कि 6 मीटर दूर चले जाओ, तो वो क्या हो गई? दूरी। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं डायरेक्शन दिखाई नहीं। वेट, वेट क्या होता है? वजन। हम लोग जो भी कुछ है हमारी दुनिया में, जो पृथ्वी पर जो भी कुछ है, पृथ्वी पर जो कुछ है उस सबका वेट है। वेट का मतलब क्या होता है बेटा? वेट बराबर होता ही हमारा mg है। वेट बराबर क्या होता है? mg। भार, भार। वेट का मतलब भार, भार होता है mg। और वेट हमेशा और हमेशा हर वस्तु का अर्थ के सेंटर पर लगता है। कहाँ लगता है? अर्थ के सेंटर। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कोई बंदा अगर यहाँ पर है, कोई बंदा अगर यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, तो इसका जो वेट लग रहा होगा ना, वो हमेशा जो धरती का सेंटर है, धरती का सेंटर है, धरती के सेंटर की तरफ लगता है, जो कितना लगता है? mg। वेट हमेशा धरती के सेंटर की तरफ लगता है, और सेंटर की तरफ लगता है तो उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन होगी तो वो कौन सी राशि हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। कोई भी चीज को अगर तुम बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जैसे मैंने कहा अगर सोचो अभी ये कुर्सी रखी हुई है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है। अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये चल पड़ी। इसका मतलब ये हुआ मेरे फोर्स की कुछ ना कुछ क्या है? डायरेक्शन। फोर्स बिना डायरेक्शन के पॉसिबल ही नहीं। फोर्स बिना डायरेक्शन के पॉसिबल नहीं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर को बेटा हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे? सदिश राशि। सदिश राशि। सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, स्केलर मतलब अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है। तो ये चीजें। उसके बाद में अगर मैं कहूँ वेक्टर को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? अगर मैंने वेक्टर की बात करी तो वेक्टर को हमेशा, जैसे मान लो मैंने कोई एक अल्फाबेट ले लिया ए के ऊपर अगर मैंने तीर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया? इसे वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। किसी भी चीज को वेक्टर से। मान लो मैंने यहाँ बी लिया, लगा दिया, तो ये बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, एल वेक्टर हो गया। तो हम इस टाइप से इसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज देखो, कोई भी वेक्टर अगर होता है तो एरो लगाते हैं। एरो का एक क्या होता है? हेड। ये क्या होती है? टेल। अरे पीछे वाले हिस्सा टेल, टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सिर। तो ये इसका एक होता है हेड और एक होती है इसकी ध्यान रखें। हेड इधर को कहते हैं, टेल इसे कहते हैं।
लेकिन जब भी हम वेक्टर कभी भी बनाएंगे तो हम उसे ऐसे लिख देते हैं, टेल को हम लोग ऐसे दिखाते नहीं, ठीक है। जिधर ये होगा उसे समझ जाना कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी तीर अगर छोड़ा जाता है, कोई भी तीर छोड़ा जाता है तो वो तीर ऐसे ही तो जाता है, ऐसे। अगर कोई चीज को ऐसे प्रदर्शित किया गया है, इसका मतलब वो जो एरो है, एरो मतलब तीर, वो इस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे प्रदर्शित कर दिया, इसका मतलब कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जल्दी से आगे बढ़े। उसके बाद में आता है बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बता लिया, ठीक। अब आता है, देखो ये सब छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पहले से ही पता होती है। यहां से हम लोग अगले बढ़े, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल देखें, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल देखें, ठीक है। तो जो एंगल होता है, एंगल देखने के लिए हम लोगों के लिए दो वेक्टर्स को अगर कभी भी एंगल देखेंगे तो एंगल हम तभी देखेंगे जब हमारे वेक्टर ऐड होंगे, वेक्टर आर ज्वाइंट, ये ज्वाइंट बिटवीन या तो हेड टू हेड हो या फिर टेल टू टेल। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के एंगल हम लोग देखेंगे तो वेक्टर्स का एंगल देखने के लिए दो वेक्टर हमारे या तो हेड से हेड जुड़े हो या फिर टेल से टेल, तभी हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर मेरा ये है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरा ये है बी वेक्टर। ये एंगल मैंने मान लिया 30 डिग्री। ये दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइंट हैं, टेल टू टेल, टेल टू, तो इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, बिल्कुल सही है, यही इनके बीच का एंगल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से होता और ये 60 डिग्री, क्या अब तुमसे पूछा जाता कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, क्या 60 डिग्री बताओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये कैसे ज्वाइंट है, टेल टू हेड। लेकिन अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो दो वेक्टर के बीच में एंगल तुम तभी निकाल सकते हो जब वो या तो हेड से हेड जुड़ा हो उनका या फिर टेल से। तो ये तो टेल से टेल जुड़ा हुआ था, तब तो एंगल हमारा 30 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर तो सर जी गलत है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। इस कंडीशन में हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। अब सर पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है मुझे बताओ। ये दीवार इस दीवार के कैसे है, ठीक है, या ये छत इस फ्लोर के पैरेलल, ये तो पैरेलल है। अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, सोचो, इस दीवार के और इस दीवार के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0। तो एंगल होता है 0 डिग्री। अब पैरेलल शिफ्टिंग में क्या होता है, देखो ऐसा है, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, किसकी बात करें अपन लोग, वेक्टर की, तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर किसी भी वेक्टर को तुम पैरेलल शिफ्ट कर दो, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो पैरेलल शिफ्टिंग में ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा,
और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज। तो पैरेलल शिफ्टिंग में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग में याद रखना, इस चीज को याद रखना। चाहे नोट करके लिखो, इन पैरेलल शिफ्टिंग एनी वेक्टर magnitude and direction both are unchanged। सोचो, अब देखो एक बात में, एक वेक्टर मेरा ये है, ए वेक्टर, ठीक। अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्ट करूं, ध्यान करो इस चीज को देख लो, बाद में लिखते हैं। पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो इसको या तो मैं ऐसे लाया, ऐसे ऐसे, तो इसको चाहे तो मैं ऐसे लिख कर दूं, ये भी इसकी क्या हुई, पैरेलल। या मैं चाहे इसे ऊपर ले जाऊं, तब भी कैसी शिफ्टिंग हुई, पैरेलल। इसको अगर मैं पीछे लाऊं, इसको कभी इसी डायरेक्शन में पीछे लाऊं, तब भी क्या होगी, चाहे तो इसको आगे ले जाऊं, तब भी क्या होगी, बस एंगल 0 डिग्री। मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे यहां लाऊं, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0। अगर आगे भी ले गया तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 0, पैरेलल शिफ्टिंग। अगर मैं इसको पीछे भी ले आया, तब भी कैसे, ये दोनों पैरेलल शिफ्टिंग। इधर ले गया तब भी ये क्या कहलाएगी, पैरेलल शिफ्टिंग। तो मैंने कहा पैरेलल शिफ्टिंग में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज। पैरेलल शिफ्टिंग में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते। अब देखो जरा इसको, सर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं। अगर मैं मुझे एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए या तो मैं हेड टू हेड मिलाऊं या टेल टू टेल। अब मैं इन ए वेक्टर और बी वेक्टर में से किसी एक की पैरेलल शिफ्टिंग करूं, जिसकी आप बताओ तो हम किसकी शिफ्टिंग कर दूं, मैं ए की कर दूं, बी की कर दूं, बच्चे? हाँ, अरे डरा क्यों कर रहे हो? चलो किसकी कर दूं, बी। सर मैं बी की पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं। अगर मुझे बी की पैरेलल शिफ्टिंग करना है तो मुझे हेड टू हेड लाना पड़ेगा। अगर आगे जाऊंगा तो ये आगे नहीं चला जाएगा इसका साथ छोड़ के, तो मैं इसे कहाँ ले जाऊंगा, पीछे। जब मैं इसे पीछे ले जाऊंगा तो कभी सीधे ले गया, ऐसे पहुंच गया, इसको मैं कहाँ ले गया, पीछे, यहाँ कर दिया। अब ये क्या है, बी है। मुझे बताओ क्या ये भी हेड और ये भी हेड, तो यही तो एंगल हुआ। पूरा एंगल कितना होता है, 180। ये कितना गया, 60। तो 180 माइनस 60, 120। दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 120। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल आया 120। ठीक, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर कभी भी हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं जुड़े, हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं जुड़े हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में वो 180 माइनस थीटा होता है। कैसे करते, ये दोनों टेल टू टेल हैं, एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या ये दोनों थे, नहीं थे, तो इनके बीच में एंगल कितना था, 60। तो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल थोड़ी नहीं है। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ा, 180 माइनस 180 माइनस। अब जल्दी बताना, सोचना सर, बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45। अरे हेड टू हेड जोड़ोगे, हेड टू हेड तो कितना हो गया, 45। अब जल्दी बताना। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों सर जी, क्योंकि ये हेड टू टेल और जहां हेड टू टेल होंगे वहां पर 180 माइनस थीटा। तो 180 में से 120 गया तो कितना बचा, 60। ठीक है,
या तुम चाहो तो पैरेलल शिफ्टिंग कर लो। पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ से सीधे ले जाके इसे इधर ले गए पूरा 180, तो ये कितना बचा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। इसे उतारने के बाद में फिर सेकंड नोट और लिखना कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा, 0 और 180 के बीच में होता है, कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होता। इसके बाद में लिखना नोट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये नोके ध्यान है, नोके तो नहीं, जहां ज्यादा होती है वो क्या होता है बड़ा, जिधर एक नोक होती है वो क्या होता है छोटा। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री के बराबर होगा या फिर क्या होगा एंगल 0 से क्या होगा बड़ा, या तो 180 के बराबर होगा या 180 से क्या होगा छोटा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 210 डिग्री है तो ये पॉसिबल ही नहीं। दो वेक्टर्स के बीच में कभी भी एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। एंगल हमेशा 180 से कम होगा और कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं या तो 0 होगा, 0 और 180 के बीच में होगा। 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 180 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन 190 नहीं हो सकता, -10 नहीं हो सकता। ठीक है, ये रहता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा ऐसे। उतार लो जल्दी, फिर आगे बढ़ो। बता लिया। अब है निकालो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर ये बता दिया। एक काम और किया करो, जैसे मान लो अगर तुमको काफी देरी हो रही है और तुम्हारे पास मोबाइल है तो फोटो खींच लिया, उतनी जगह छोड़ के आराम से घर जाकर काट लो। ठीक है, अपन थोड़ी क्लास में थोड़ा इसलिए दिए देता है, स्कूलिंग देखिए सरकारी स्कूल से हमारे, सरकारी स्कूल मतलब जहाँ 12वीं तक पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल टाइप का मतलब उसमें आराम से जाओ, प्रेजेंट लगा दो, उसके बाद मेरे गुरु जी के पैर छू उनके जा रहे। ठीक है, वो भी पढ़ाना नहीं चाहते थे, हम भी पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, IIT में क्या होता है बच्चों, IIT में ऐसा है कि अगर तुम कभी भी जाओ, कभी भी आओ, अगर आप मोबाइल वगैरह सब अलाउ होता है और ड्रेस अलाउ होती है, मतलब ड्रेस नहीं होती। जैसे आप लोग आपने देखा होगा कोई बच्चा KCMT में जाता है, JMT में जाता है, अगर KCMT में जाता है या यूनिवर्सिटीज में जाता है तो पूरा टाई बैग लगा के जूते पॉलिश करके ये लगता है पता नहीं कितने तगड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, जैसे पूरा देश को यही चलाएगा। ठीक है, और वो बेचारा वहाँ से आने के बाद तो घर पे खेत में काम करता है। लेकिन अगर आप टॉप के इंस्टीट्यूट्स देखोगे, जैसे IIM हो गए, IITs हो गए, MBBS हो गए, MBBS में आपको लगता है ड्रेस होती है, लेकिन वो ड्रेस नहीं होती। वो लैब कोट जो पहनना होता है वो कंपलसरी होता है, जिससे कि आप किसी भी एसेट पर वर्क कर रहे हो, किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हो, तो उस बॉडी के इन्फेक्शंस, ठीक है,
या उस बॉडी का ब्लड कोई तुम्हारी बॉडी को आके इन्फेक्ट ना करे, इसलिए होता है। वैसे कोई ज़्यादा ड्रेस कोड नहीं होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है। इसलिए जब भी तुम कभी MBBS स्टूडेंट को देखते होगे तो आपको ये लगता होगा कि अरे ये तो ड्रेस पहन के घूम रहा है, ड्रेस पहन के नहीं घूम रहा है। IITs में भी ऐसा नहीं है। IITs में आपके पास लोअर है, लोअर पहन के चलो आराम से, चप्पलें तो आई थिंक सभी पहनते हैं, ठीक है, आराम चप्पलें पहन ली, लोअर पहन लिया, टी-शर्ट पहन लिया, बस जाके चले गए छुट्टी। कॉपी कभी चेक नहीं होती, तुम कुछ लिखो चाहे मत लिखो, तुमने कॉपी में तुम्हारा क्या होता है 12वीं तक कॉपी चेक होती है तुम्हारी, होती है, और यहाँ पर तो BSc में भी होती है। IITs में कभी भी कॉपी चेक नहीं होती है, तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है टीचर को कोई मतलब नहीं किसी प्रकार। और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, क्योंकि मैं IIT के एग्जाम्पल आपको इसलिए ज़्यादा देता हूँ, वो मैंने लाइफ जी है, MBBS की लाइफ में कभी देखी नहीं। बात ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, जैसे मान लो एक, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के मन में कोई डाउट है, आपने उठा के मुझसे पूछ लिया, मैंने भी उसको बता दिया कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा होगा, और आप भी जिद पर आगे नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में कॉलेज में देखो कि अगर तुमने किसी टीचर से ऐसा कह दिया तो वो तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी निकाल देगा, तो कहता है इसने मेरी बात को काटा, मेरी बात नहीं मानता है, तो इसको अपन देख लेगा। IITs में अगर ऐसा कुछ कर देते हो तुम, तो टीचर की निगाह में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो जाता है। वो ये सोचता है इसका मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, और वो अपने आप में भी देखता है कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो और सब कुछ होता है टीचर के ही हाथ में, तुम्हारे इंटरनल भी टीचर के हाथ में रहेंगे, एक्सटर्नल भी टीचर के हाथ में रहेंगे, प्रैक्टिकल भी टीचर के हाथ में रहेंगे, यानी तुम्हारी जिंदगी टीचर के हाथ में रहेगी। सब वहाँ पर टीचर इसमें थोड़ा है ये चीज़। और उसका मुझे सबसे बड़ा रीज़न एक और लगता है, IIT में पहुँचते पहुँचते या MBBS में पहुँचते पहुँचते तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें घिसना हो गया, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, तो जो वो तो उस कॉलेज का टीचर बना है, तो समझो उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। और जब ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है ना, तो कोई 2-4 गाली सुना के चला जाता है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि सुन के आदत पड़ जाती है। UPSC हो गया और तुम्हारा नीट हो गया, इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि तुम्हारे जो आसपास का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जैसे होता है, जैसे खाला हो गई, छुट्टी हो गई, ठीक है, और खलेरा भाई पता नहीं कौन कौन, वो सब इस चीज़ को कि अरे नहीं होता है, इसका नहीं होता है, उसका नहीं होता है, तो ये सब सुन के ना, घर वालों के कहानी सुन के अपन लोगों के जो कान होते हैं ना, वो एक प्रकार से सुनना बंद कर देते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती भी कर जाता है ना, तब भी तुम्हें इफेक्ट नहीं करता, ये चीज़ें करता है। हाँ, तो अब बताओ किताब कितने लोगों ने ऑर्डर करी? किताब कितने लोगों ने ऑर्डर करी? अच्छा, आपके पास ये वाली किताब ले लो, IIT किताब, आपकी किताब है ये बेटा, ये जो किताब है ये IIT के लिए है, इसके 5 वॉल्यूम आते हैं IIT, 5 हैं, तो तुम आपके पास ये आपने किसने खरीदा भी बोला आपसे, ये आपने कब खरीदी थी ये किताब? 4-5 साल पहले की। अगर मुफ्त में मिल जाएगी तब तो ठीक है, हाँ तो एक्सचेंज कर दें, तो एक्सचेंज कर दें, ठीक है। अगर मुफ्त में मिलते तो सही, तो फिर आप ये भैया कितने उससे मुझे ऐसी बात मत लगाना कि नीट वाले बच्चे ऐसी वर्मा हो गया, पेरोड हो गई, या फिर तुम्हारी सिंगेज की आती है एक बेड, क्योंकि नीट का लेवल को रखा नहीं। नीट का लेवल तो किसी जमाने में हुआ करता था UPC PFD के टाइम पे, जब कट ऑफ 450-500 नंबर जाती है। अब जो कट ऑफ अब जो लेवल हो गया वो बहुत डाउन हो गया, तो ऐसी वर्मा लगाना बेवकूफ़ी का काम है। हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मैंने कहा हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमें PhD नहीं करनी है, ठीक, तो वही है। तो मैंने तो बस ये कहा है कि अगर आप एक्सचेंज हो जाए आपकी, तो आप ये एक्सचेंज करके 2 वालों वाले लेना, नीट वाले।
ऑब्जेक्ट के साथ, और आपका एक्सचेंज नहीं होगा, आप इसी से पढ़ना, ठीक है। किताब परचेज करो बच्चों। उसके बाद एक हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर लिखो पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। अब देखो बच्चों, पोलर वेक्टर क्या होता है? वो सारे वेक्टर पोलर होते हैं जो किसी एक स्थान से स्टार्ट हो और दूसरी तरफ जाएं। एक स्थान से स्टार्ट होके, एक पोजीशन से स्टार्ट होके आगे बढ़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोलर। पोलर वेक्टर के बाद में आता है एक्सियल वेक्टर। सर एग्जांपल दे दो उसका कोई, पोलर वेक्टर का। पोलर वेक्टर का एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अपन मान लो यहाँ पर खड़ा, अपन यहाँ से इधर गया, तो अपन एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट हुआ और निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होके अपन दूसरी जगह गया, तो उसे अपन लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसको हम कौन से वेक्टर बोलेंगे? पोलर वेक्टर की बोलेंगे। किसकी? पोलर। पोलर का एक निश्चित स्थान होता है, चलने का एक निश्चित स्थान, लेकिन एक्सियल वेक्टर का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। ये जो एक्सियल वेक्टर है ये बेटा सर्कुलर मोशन में चलता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में कैसे? कोई भी तुम चीज लो और उसे ऐसे ऐसे घुमाओ, घूम रही है, कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये होता है सर्कुलर मोशन। अब इसकी डायरेक्शन को हम लोग देखें बेटा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन कहूँ तो आप बोलोगे इसकी डायरेक्शन से इधर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपन राइट हैंड लेना है। राइट हैंड लेने के बाद में अपने उंगलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है। अभी ये ऐसे चल रहा है तो मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? डाउनवर्ड। देखो अपन ने ऐसे लिया, ऐसी तो कर्ल करूंगा, तो अंगूठा कहाँ दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी कहाँ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अपोजिट चलेंगे तो एंटी। अब मैं अगर इसमें डायरेक्शन देखूं तो देखो मैंने ऐसे लिया, उंगलियों को ऐसे मोड़ा, तो डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? अपवर्ड। अंगूठा कहाँ है? अपवर्ड। अगर अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड। इसकी कहाँ होगी? डाउनवर्ड। अब दो चीज देखो, आपने कभी एरो चलते हुए देखा होगा, जब कभी एरो होता है, एरो मैंने ऐसे बनाया था, एरो ऐसे बनाया था, अगर एरो इधर से आ रहा हो तुम्हारी तरफ को, यानी कि तुम्हारे अंदर से कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर, तो तुम्हें एरो की सिर्फ ये दिखाई देगी बस, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ये कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। अगर एरो जा रहा हो तुमसे दूर तो तुम्हें क्या दिखाई देगी? ये टैग तो दिखाई देगी। टैग का मतलब है एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक है पोलर वेक्टर, एक है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर का एक निश्चित स्थान होता है चलने का, लेकिन एक्सियल वेक्टर का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। उसके बाद में बच्चों आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, सर इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर का मतलब ये है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन मतलब दिशा और मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। जैसे ए इधर जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? बराबर। तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर, ठीक है, सही। इक्वल के बाद आता है बेटा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर,
पैरेलल वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो मैग्नीट्यूड may be equal or not, but directions are same। एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। बोलो चश्मा लगा लो, दिख रहा है आपको? तो बताओ क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? सुनो, एवरी इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? ये गलत होगा। एवरी इक्वल वेक्टर, every equal vector is a parallel vector। सही है गलत है? सही है। सही है। मैंने पैरेलल की कंडीशन क्या बताई? पैरेलल की कंडीशन बताई मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेंगी? सेम। इसका मतलब ये है सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो ये इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर है। तो एवरी इक्वल वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर, बट एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल। यानी कि हर एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा ये जरूरी है। नहीं देखो बच्चों, ऐसा है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने कहा कि 4 न्यूटन बल ईस्ट डायरेक्शन, तो जो 4 न्यूटन है ना वही मैग्नीट्यूड। 4 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट दिशा क्या है? डायरेक्शन। ईस्ट दिशा क्या है? डायरेक्शन। समझ रहा है? तो मैंने कहा इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। इसमें मैंने कहा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो कौन सा वेक्टर बन जाएगा? और नहीं होगा तो कौन सा वेक्टर होगा? तो वही मैंने कहा इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है। तो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, अरे इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे? 180। कितना बनाएंगे? 180। और मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं। अगर एंगल 180 बन रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल रहता है वो कितना रहता है? 180। और मैग्नीट्यूड मे बी सेम और नॉट। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगला आएगा यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देखो जहां भी यूनिट आया बेटा, ये जो यूनिट वेक्टर है ना
ये आपके 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। 12वीं में भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जितने भी पढ़ोगे, ग्रेविटेशन जो भी पढ़ोगे, उन सब में यूनिट वेक्टर का यूज होगा। ये हर जगह यूनिट वेक्टर का यूज होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का हर जगह यूज होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक हो उसे बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। Which vector has magnitude 1? Magnitude 1 called unit vector। उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, सही है। जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सर ये हमें सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। पहली चीज हमें ये समझ में नहीं आया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। फिर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने ये क्या कर दिया, फिर ये क्या कर दिया। आप इतनी देर से मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कह रहे हो, ठीक है। हमें ये समझ में नहीं आया कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। तो देखो एक चीज जरा समझो, एक चीज समझो जरा, मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बता रहा हूँ। उतारो फटाफट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसा है, हम लोग डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। हमारी कितनी डायरेक्शन है? एक्स वाई जेड। एक्स में आई होता है, जे में वाई में जे होता है और जेड में के, ये सब हम जानते हैं। तो अगर मैंने तीन डायरेक्शन दी, तीन डायरेक्शन, ठीक है, इसे मैंने अगर x माना, इसे y और इसे क्या माना z। और तुम जानते हो तीनों डायरेक्शन एक दूसरे से एंगल कितना बनाती हैं? 90। अब मैंने उसके बाद में अपना कोई एक पॉइंट ले लिया, एक वेक्टर ले लिया, वो मैंने ऐसे, ये मेरा वेक्टर, ये क्या है? अब जरा तुम समझना, अगर मैं इस वेक्टर से लंब डालूं, लंब समझते हो? परपेंडिकुलर। अगर मैं इससे, ये कौन सी एक्सिस बताई थी मैंने? x, ये y, ये z। अगर मैं x पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या ऐसे डालूंगा? जहां पर ये काटेगी वो कहलाएगा x का मैग्नीट्यूड, x का। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर y पर डालूंगा, जहां पर y को काटेगी वो ओरिजिन से ये क्या कहलाएगा? y का मैग्नीट्यूड। जहां पर z को काटेगी वो कहलाएगा z का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जरा इस चीज को एक टैप से और देखना, देखो एक बार, अगर बेटा ये हो गया x, ये हो गया y और इधर मान लिया z। मैंने इधर क्यों दिखाया? समझ रहे हो क्यों दिखाया? क्योंकि बेटा मैं दिखा ही नहीं सकता, ठीक है। x y z, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगा तो आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने ये कर दिया। ये एक दूसरे से तीनों कितना एंगल बनाते हैं? 90। अब सोचिए, मेरा एक वेक्टर था इधर, कोई मैंने ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर अभी मैंने दिखाया था ए वेक्टर। अगर मैं यहाँ से लंब डाला, लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया, जहां पर ये काटा उसे मैंने क्या मान लिया? मान लो ax मान, कितना मान लिया? जहां पर काटा उसे ax मान। मैंने यहाँ से लंब डाला, जहां काटा क्या मान लिया? यहाँ से लंब डाला किस पर? z पर। तो कहीं ना कहीं तो z पर काटेगा, तो उसे मैंने क्या मान लिया?
तो अगर मैं इस ए वेक्टर को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा AXI AYJ AZ क्योंकि Z किस डायरेक्शन में है बेटा? K डायरेक्शन। X किस डायरेक्शन में? I डायरेक्शन। और ये किस डायरेक्शन में? J डायरेक्शन। ठीक है, X Y और Z। वही मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे मान लो जैसे ये था, मैंने कहा बेटा X Y और ये क्या हो गया? Z। अब ये वेक्टर हो गया कहीं बीच में ऐसे, तो ऐसे वेक्टर हो गया। अब मैं इस वेक्टर से x पर मैंने यहाँ से लंब डाला, यही को लंब डालूंगा, तो ये जो लेंथ है वो कहलाएगी x वाली। यहाँ से इस पर डालूं, ये लेंथ कहलाएगी y वाली। यहाँ से z पर डालूं तो ये कहलाएगी z। तो ये कोई भी वेक्टर होता है वो इस टाइप से होता है। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड। बेटा अगर किसी भी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वो अपनी डायरेक्शन खो देता है, दिशाहीन हो जाता है, यानी कि उसकी दिशा नहीं रहती। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो अपनी दिशाहीन हो जाता है। ठीक है, तुम किसी भी वेक्टर को दिशाहीन कर सकते हो, लेकिन दिशाहीन से वेक्टर में नहीं बदल सकते। ये बात समझ। एक बात, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे निकाला जाता है, दोनों तरफ मॉड लगा दिया। मॉड लगाने के बाद में अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर आई की अगले क्या है? AX, तो AX का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है? AY होल स्क्वायर। यहाँ क्या है? ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि मान लो कोई मेरे पास में R वेक्टर है I प्लस 2J माइनस 3K, इसका मतलब क्या है कि ये R वेक्टर X को कितने पर काट रहा है? एक पर। हाँ। I तो बेटा डायरेक्शन है। I क्या है? I के अगले कितना है? 1। तो X को कितने पर काट रहा है? Y को कितने पर काट रहा है? 2। और Z को -3 किस पर काट रहा है? -3। ठीक है, -3 पता है कैसे होगा भाई? अपोजिट साइड माइनस। अब मैं कहूं कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलो, इस वेक्टर को किस में बदलाएं? तो यूनिट वेक्टर में कैसे बदलोगे? सबसे पहले r कैप लगाओगे, इसे बोलते हैं बेटा कैप। r कैप लगाओगे तो r कैप बराबर हो जाएगा, देखो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं सर सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। आई के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो 1 का तो 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 9 या 9। अरे -3 गुणा -3 प्लस का 9। ठीक है, ये क्या हो गया? अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। यही तो हो गया। तो अगर मैंने इस वेक्टर को इसमें बदलना है तो सबसे पहले मैं ये वाला वेक्टर लिखूंगा, क्या? I प्लस 2J माइनस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये किस में बदल गया? यूनिट वेक्टर। ये बदल गया यूनिट वेक्टर में। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग करो तो अंडर रूट 14, 2J अपॉन अंडर रूट 14, 3K अपॉन अंडर रूट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1। मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो अंडर रूट 1/√14 का स्क्वायर प्लस 2/√14 का स्क्वायर प्लस -3/√14 का स्क्वायर। तो ऊपर भी 14 आ जाएगा, नीचे भी 14 आ जाएगा, कट कटा के कितना आ जाएगा? 1। तो अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस टाइप से वेक्टर किस में कन्वर्ट होगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज देखो, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हो, इक्वल का मतलब क्या है? उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी? इक्वल।
मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी होगी इक्वल। कौन सा रफ कर दूंगा? अगर कोई वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, जैसे मैंने आपसे दो वेक्टर इक्वल वेक्टर ले लिए, एल वेक्टर इक्वल टू एल एक्स आई, एल वाई जे, एल जेड। दूसरा वेक्टर मैंने कहा आर वेक्टर है, आर एक्स आई, आर वाई जे, आर जेड। मैं कहूँ ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे तो ध्यान रखना आई के अगले कितना है? एल एक्स। इसके आई के अगले कितना है? आर एक्स। दोनों का रेशियो, इधर का रेशियो एल वाई आर वाई, इधर का रेशियो एल जेड बराबर होगा, तभी दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उसकी कंडीशन ये है एल एक्स बटे आर एक्स, एल वाई बटे आर वाई, एल जेड बटे आर जेड, इन तीनों का रेशियो क्या होगा? समान होगा, तभी दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। इतना बता दो तो क्वेश्चन करेंगे। बायोलॉजी से क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, उसमें क्या आता है? एनिमल किंगडम नहीं, सारे किंगडम सब हैं। 5 किंगडम सभी राजा आते हैं। किंगडम राजधानी मतलब प्रोटेस्टा मॉडल ऑफ अरे सर मतलब ये है कि वो जो एनिमल्स मतलब बायोलॉजी के शहर की राजधानी जंगल। अरे सर आप आए थे क्लास में, मेरे बाद में सर क्या बोल रहे था, तो ऐसा है बेटा लो आप लोग तो अभी पढ़ते रहो, अरे आपको 12th तो करना है, मैंने उसके बाद कहीं देखा जाएगा। मैंने सर 12th के बाद उनमें चांस मिलेगा। मुझे ही बोलते थे बच्चे से 12th तो करूँगा बाद में रहना बच्चों डराते हैं यही करने का। अरे नहीं सर आपको फाइनली यही चाहिए, कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। अपने बच्चों को पढ़ाया तुमने ऑनर थोड़ी पढ़ाया, पूरा भी नहीं आपके सर थे, इनके बच्चे को ये तक नहीं पता था कि मेरा 12th कौन से स्कूल से है। और उसको उसे ये पता नहीं था मेरा 12th कौन से स्कूल से है, और पेपर के बचे थे उसमें से 10 दिन उसे ये नहीं पता है कि मेरा 12th कौन से स्कूल से है। और मालिक के पास कोरोना लग गया, और पास हो गया। उसे कभी पता ही नहीं था मेरा स्कूल कौन सा था। सर कहते हैं जितना बेइज्जती करूँगा नहीं, मुझे ही बोले ना, बोले 12th कर लो उसके बाद ये रहता है। अगर कोई बच्चा 11th से तैयारी करता है, जैसे मैंने अगर 11th से तैयारी करती तो मैं आईआईटी धनबाद की जगह आईआईटी कानपुर या दिल्ली से पढ़ा हुआ होता। हो गया ये? चलो एक क्वेश्चन मैं तुमसे देता हूँ, लीजिए बोल लो। एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, मैंने तुमको दो वेक्टर कहे, दोनों वेक्टर इक्वल हैं। If A vector and B vector कैसे हैं? इक्वल वेक्टर हैं। देखो ये कोई दो वेक्टर I माइनस 3j प्लस अल्फा के 2i माइनस बीटा j प्लस 5। मैंने तुमसे कहा मुझे फाइंड करनी है अल्फा की और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर। ठीक है,
क्या इक्वल और पैरेलल एक ही बात है? एक ही बात एक ही बात है। इक्वल में बस ये मैग्नीट्यूड से, हाँ। ठीक है, पैरेलल में जरूरी नहीं होता मैग्नीट्यूड से। अगर ये सब चीजें हैं अब क्या करें हम लोग? कितना आंसर आया? देखो अगर सर इक्वल वेक्टर है तो इसके आगे कितना है? 1, इसके आगे कितना है? 2 बराबर, इसके आगे माइनस -2, इसके आगे अल्फा, इसके आगे कर दिया। इक्वल वेक्टर ये कर दिया। अब कोई दो ले लो, पहले इसको और इसको ले लो, फिर इसको और, क्योंकि इसमें किसकी कमी है? बीटा की, इसमें किसकी कमी है? अल्फा की। तो पहले मैं ये दोनों लूंगा तो 1/2 माइनस से माइनस कट गया 3/बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3y। अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो माइनस से माइनस कट गया 3/, सॉरी ये दोनों ले लो, ये दोनों 1/2 और अल्फा/5, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? नहीं, अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2 हो गया। देखो अच्छा, हाँ मल्टीप्लाई 3 दूनी, हाँ 5, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने कहा इक्वल वेक्टर है तो मुझे कंडीशन पता है, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अगर कोई भी इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर है तब, पैरेलल वेक्टर है तब, ये कंडीशन आपका है। बेटा ये क्वेश्चन है, यदि ऐसे एक यूनिट वेक्टर है, एस कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, तो तुम्हें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करूंगा मैं? कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड 1 है, बिल्कुल सही कर दो। वर्षा कुमारी, सना, नरेश पाल सिंह, सना अंसारी, पलक सागर, सुमित, विजय, शीतल भारती, स्वाति, सरला देवी, शिवानी मौर्य, पलक पांडे, दिशा लोधी, सोहेल,
आतिफा बी, वीरपाल सिंह, मोहम्मद अरमान, आतिफा बी, मोहम्मद जुनैद, दाऊद, मुरलीधर, प्रिंस वर्मा, उसी सक्सेना, यूसरा, अमित कुमार, वीरपाल सिंह, आरती, प्रेजेंट सर। रोहित कुमार, विकास दीप श्रीवास्तव, मेघराज, यस सर। अभय, यस सर। अर्जुन सिंह, प्रियंका देवी, नेहा, अरमान खान, जीसान, वैशाली, नरेश पाल सिंह, प्रेमपाल, कृतिका अली, हेमंत सिंह, छाया गंगा, रोहित मिश्रा, विनय त्रिपाठी, साक्षी, साक्षी, नैन्सी, महविश, हादिया, माहिनू, लुबना, समन, सानिया, उमरा, तो बचा नाम लिखा लिखा नहीं है। आपके नहीं बोला बेटा नाम, क्या नाम है? नाम बोला था इसमें? सही करो। इन दोनों को ऐड कर दी, इन सब इनका मैग्नीट्यूड निकालो। नाम बताओ जी। ठीक है ये इधर देखो। हाँ इसका आंसर सर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं, मैग्नीट्यूड इससे किसके बराबर होगा सर? क्यों? क्योंकि ये कैसा वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका लिया जाएगा तो अंडर रूट 0.2
होल स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर और ये माइनस में कहाँ है? आर तो माइनस का आर का तो ये 1 बराबर अंडर रूट 0 पॉइंट बोलो ये क्या हो जाएगा 0.04 ठीक है बेटा 0.2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.09 प्लस आर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका स्क्वायर तो बनी रहेगा इसका स्क्वायरिंग करने से क्या गायब हो गया अंडर में 9 4 13 तो 0.13 प्लस आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर में 1 माइनस 0.13 तो देखो आर स्क्वायर बराबर 0.13 जब एक में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.78 0.87 अरे यही तो आएगा तो आर की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 0.87 ये आंसर है ठीक है अंडर रूट 0.87 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई स्क्वायर में अच्छा पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम तभी लग सकती है जब एक एंगल 90 डिग्री हो एक एंगल 90 डिग्री हो पाइथागोरस थ्योरम तभी लग सकती है तब क्या लगती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस या फिर हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तभी लग सकती है अदरवाइज नहीं लग सकती अब तुमसे अगर मैं ये कहूँ अगर मैं तुमसे ये कहूँ एक बार कि सर एक वेक्टर मेरा ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर इनके बीच में ये एंगल है थीटा अगर मैं तुमसे कहूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा थीटा। कितना एंगल है थीटा। अब देखो मैं एक कहानी सुनाता हूँ ठीक है एक कहानी सुनाता हूँ जैसे मान लो आप लोग घर पे रहते हो सब रात में जन्नत से एक हाथी आता है जन्नती से हाथी आता है अगर एक जन्नत से हाथी आता है ठीक अब एक बच्चे को पता चला तो उसने क्या किया कि जन्नत से आता है उसने क्या किया उसका पूंछ पकड़ लिया और पहुंच गया जन्नत में ठीक है वहां पूरे दिन आराम से खूब मौज करी शाम को फिर हाथी के साथ पूंछ पकड़ के आ गया अपने घर वापस ठीक अब उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बता दी बोले भाई साहब बहुत मजे आए जन्नत चलो वहाँ गर्मी नहीं लगती यहाँ तो गर्मी लग रही है तो उसके दोस्तों ने भी तो उसके बोले कैसे जाएंगे बोले तुम कुछ नहीं जैसे ही हाथी आए मैं पूंछ पकड़ूंगा उसने पूंछ पकड़ी उसके दोस्तों ने पकड़ लिया उसके पैर वो भी पहुंच गए जन्नत अब ये बात पता चल गई पूरे मोहल्ले में कि भाई जन्नत जाना है तो शाम को उनके घर पे इतने बजे पहुंच जाना हाथी आता है और जन्नत नहीं जाता अब जन्नत जाना कौन नहीं चाहता है अब वो फिर हाथी आया उसने पकड़ा उसका पूंछ उसके पीछे पकड़े पैर फिर उसके पीछे पकड़े पैर अब वो लाइन लगती बहुत लंबी जन्नत में जा ही रहा था अब नीचे से किसी ने पूछ लिया कि भैया अभी कितनी दूर रह गए हैं तो उसने कहा जो सबसे ऊपर पूंछ पकड़ा हुआ था कि अभी कितनी दूर है ठीक है सब कहा गए तो हाँ तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ना है किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो अच्छा
एंगल कैसे निकलते थे, हेड हेड या टेल टेल। लेकिन वहां पर देखो जंजीर होनी थी, तो कैसे जंजीर बनी थी, जिसने पैर पकड़े थे उसका वहां पर क्या था, सर। ठीक है, उसके नीचे भी सर पैर, यानी कि हेड टेल, हेड टेल। तो चैन यानी कि जोड़ तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़े। कैसे जुड़े हों, हेड टू टेल। अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना जुड़ जाते कि वो भी अपने पैर में पैर बांध देता, ठीक है, पैर में पैर तब थोड़ा बन जाते। तो कैसे, अगर देखो तो एडिशन कभी भी होता है दो वेक्टर्स का, तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब हेड टू टेल हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने कहा एक वेक्टर मेरा एक वेक्टर मेरा बी, अब मुझे बताओ, एंगल तो सर थीटा है, इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ सकता हूँ, नहीं। जोड़ कर सकता हूँ जब ये दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़े। अब हेड टू टेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग। ये भी जा रहा है हमारे पास। पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करूंगा, इस वेक्टर को पैरेलली मैं इधर ले आया। अगर मैं इसको पैरेलली इधर लाया तो ये वेक्टर क्या ऐसे हो गया, कतई पैरेलल है, कतई पैरेलल है। अब मैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ सकता हूं, इससे पहले नहीं जोड़ सकता। अब मैं इन्हें अगर जोड़ूंगा तो इसकी पूंछ से इसका सर जोड़ दिया, इसे मैंने मान दिया रिजल्टेंट वेक्टर या फिर आर वेक्टर। और यहाँ पर ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सर एक बार बताओ, ठीक है, मैंने कहा अगर मैं यहां से लंब डालूं, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल, क्योंकि मैंने पैरेलली शिफ्टिंग तो करी थी, कैसे शिफ्टिंग करी थी, पैरेलल। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये क्या है सर, लंब। ये क्या है सर, आधार। ये क्या है सर, मुझे बताओ ए, क्या मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं लगा सकता, एंगल 90 डिग्री नहीं। क्या मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं, लगा इसमें सकते हैं। क्योंकि अब इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने कहा था tan थीटा cos थीटा का क्रम आएगा, आ गया था बेटा। ये लेंथ कितनी है, b, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a। अब मुझे बताओ एंगल है थीटा, ये क्या है बेटा, आधार, और ये क्या है, कर्ण। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें आधार और कर्ण आते हैं, लाल बटे कटका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, से बताओ, लाल बटे देखो, और इंग्लिश में बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, ठीक है। अब बताओ इसमें जिसमें आधार आता है और कर्ण, तो आधार और कर्ण इसमें आता है cos। तो अगर मैं यहाँ cos थीटा लिखूं तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है मेरा, b। तो मेरा आधार आया b cos थीटा, b। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी आ गई b cos थीटा। अब मुझे लंब निकालना है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब, और कर्ण कितना है मेरा, b। तो लंब कितना आया, b साइन। इसका मतलब सर जी मेरी ये दूरी हो गई b साइन थीटा हो गई। अब मैं उठा के पाइथागोरस लगा दूंगा, अब उठा के मैं पाइथागोरस लगा दूंगा पूरे। देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है, a, ये कितना है, b cos थीटा। बेटा इस वाले ट्रायंगल में आधार तो ये पूरा हुआ, आधार पूरा हुआ, तो ये a और ये b cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, a प्लस b cos थीटा। और लंब कितना है, b साइन, और ये क्या है, r। ये क्या है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो r स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना आया, a प्लस b cos का होल स्क्वायर, कर्ण कितना आया,
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सब खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी प्लस बी कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। एक तो हो जाएगा 2a और b है तो b हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ पर अगर मैं b स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें b स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, और साथ में बच गया ये 2ab cos। हम लोग बचपन से पढ़ते आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फार्मूला आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab r स्क्वायर, या फिर r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। रट लो, याद कर लो। अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है, मुझे दो वेक्टर्स के बीच में क्या पता है, एंगल। अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है और दो वेक्टर पता है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, ये फार्मूला होता है, ये वाला कि r बराबर अंडर रूट। ये फार्मूला बेटा हर जगह काम आएगा। अगले चलेंगे अपन लोग, अगले अपन लोग चलेंगे तो हर जगह काम आएगा। ठीक है, आज मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा आपके लिए, ठीक है सर, और वो होमवर्क आप लोग कंप्लीट करना, और जो क्वेश्चंस ना हो उन्हें सबसे पहले आपस में पूछना। देखो एक बात याद करो बच्चों, सबसे बेस्ट जो टीचर होता है वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आप बराबर वाले दोस्त से पूछिए, तो तुम्हें अगर एक सा भी डाउट होगा ना तो तुम उससे कहोगे हैं ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें छोटा सा डाउट होगा तो तुम टीचर से नहीं पूछो, तो सबसे पहले आपस में पूछो, जो भी तुम्हारे दो चार फ्रेंड हैं, और आपस में अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर अपन से पूछो, फिर अपन बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब सर ये तो रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया। अगर मैं ये कहूँ रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, रिजल्टेंट क्या होता है, ये ए वेक्टर है ये, अगर इसके बीच में एंगल मैंने क्या माना थीटा, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अगर ये बात आ जाए रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो देखो सबसे पहले सर मुझे ये दूरी पता है कितनी है, b sin थीटा, और यहाँ से यहाँ तक भी पता है, तो लंब बटे आधार इसमें आता है tan में, इसमें आता है tan में। ये एंगल कितना है बीटा, तो tan बीटा बराबर लंब कितना है b sin थीटा, आधार कितना है a प्लस बी। ये एंगल किसके बीच में है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में ये है। ठीक है, इसको तालियां। अब देखो जरा सोचो, एक पी वेक्टर एक क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और Q वेक्टर। एंगल दोनों के बीच में थीटा। मैं कहूँ इनका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट का
तो अगर रिजल्टेंट का फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट, यहाँ पर क्या है p, तो p स्क्वायर, यहाँ क्या है q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सही है। हाँ और रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में, कहीं बीच में। अब तुमसे कहा जाए कि रिजल्टेंट और p वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? तो वही 10 रिजल्टेंट और p वेक्टर के बीच में एंगल, मान लो अगर मैं इसे बीटा माना 10 बीटा तो सबसे पहले तुम लिखना tan बीटा। बीटा बराबर q। अब देखो यहाँ पर क्या है? tan लिखो। tan क्या होता है? sin बटे cos। tan क्या होता है? Sin बटे cos। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद करना, ठीक है? क्योंकि हमेशा तुम्हें ये याद नहीं रहेगा। अभी याद है, थोड़ी देर में भूल जाओगे, कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, ये तुम आप याद कर लोगे, इसमें कोई बात नहीं। इतनी बार यूज होगा कि ये तुम्हें याद हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूजन खा जाओगे। अब देखो जरा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? tan क्या होता है बच्चों? sin बटे sin बटे cos। देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा, यही तो tan थीटा होता है, sin थीटा बटे। cos थीटा। अब मुझे बताओ, मैंने एंगल किस किस के बीच में कहा है? R और और p के बीच में। R और P के बीच में कहा, हाँ। तो R और P के बीच में यही तो है। अब देखो दोनों से दूर कौन है? दूर कौन है? Q दूर है। हाँ। अरे देखो इस एंगल में एक छोर R से मिल रहा है, एक छोर p से दूर कौन है? q। जो दूर होता है उसे ऊपर। सबसे पहले पास में लाओ, उसे सबसे पहले पास में। ऊपर भी और नीचे भी। नीचे भी, ठीक है? अब उसके बाद में जो दूसरा वेक्टर बचा, क्या बचा? p। नीचे p प्लस कर दो, ठीक है? अब अगर मैं सोचो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछूं कि बेटा Q और R के बीच में एंगल कितना है? Q और R, तो करना कुछ नहीं है सर, कोई भी एंगल मान लो। एंगल मैंने कितना मान लिया? अल्फा। तुम अल्फा मानो, बीटा मानो, गामा मानो, जो इच्छा करे वो p मानो। sin तो थीटा। सबसे पहले tan अल्फा, सर tan का मतलब क्या है? sin बटे p sin दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो थीटा बटे थीटा। अब मैंने देखा मुझे P और R के बीच में लाना है, दूर कौन है उससे? P। तो इधर भी P और इधर भी p प्लस अब q। पास में कौन है? q प्लस Q प्लस, समझ गए। ठीक है? ये सर। ऐसे ऐसे तुम याद कर सकते हो, नहीं तो आप हमेशा भूल जाओगे कि तुम्हारा b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। अब मान लो आंसर आ गया p q में, ठीक है? वेक्टर आ गए r s, वेक्टर आ गए s t, तब क्या करोगे? तो इस केसेस के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, इस तरह। हो गया? अब देखो a प्लस बी तो हो गया सर, मैं बात करता हूँ a प्लस बी। सर एक वेक्टर अगर a है, एक वेक्टर अगर l है और एक वेक्टर अगर m है, तो इनके रिजल्टेंट का जो फार्मूला हो जाएगा, रिजल्टेंट, अगर आप वेक्टर में रिजल्टेंट देखोगे तो क्या लिखोगे? l वेक्टर प्लस m वेक्टर। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि r बराबर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 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 2lm cos थीटा, 2lm। cos थीटा। भैया वहां पर पहले a b थे तो मैंने a b लिए थे, अब यहाँ पर lm है तो मैं क्या लूंगा? lm लूंगा, जो होंगे वही तो लूंगा मैं। यस सर। ये यहाँ पर r क्या आता है? l प्लस, लेकिन यदि बात का जज्बा तब चेंज हो गया, देखो कैसे? मान लो a वेक्टर इधर है और b वेक्टर, तुमसे पूछा मुझे रिजल्टेंट बताओ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अभी मैं किसकी बात कर रहा था? a प्लस, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? a माइनस।
तो बहुत बड़ी चिंता हो गई। अब मैं क्या करूं? तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं। बेटा इस वेक्टर को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं a प्लस b माइनस b लिख सकता हूं। अरे प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब ये है क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब इसे ऐसे लाया, इस टाइप से ऐसे ले आया, बी वेक्टर हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो वो तो सर a प्लस बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? a ये है b ये है, लेकिन मुझे क्या लाना है? अगर माइनस लाना है तो जस्ट क्या कर दो? उल्टा। कैसे? किसे उल्टा करोगे? B को। b को। तो b को जैसे ही उल्टा करोगे ये क्या हो गया? माइनस। क्या हो गया? माइनस। अब अगर ये माइनस बी हो गया, पहले दोनों के बीच में, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना था? अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये बता दो। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना था? अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? कितना होगा? हाँ, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है? क्या इसके बीच में ये एंगल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए हैं? हेड टू। तो या तो पैरेलल शिफ्टिंग करो या क्या करो? पैरेलल शिफ्टिंग। और कह दो अगर तुम ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, तो मैंने एक बात तुमसे बोली थी, अगर हेड टू टेल हो तो जो एंगल होगा दोनों के बीच में उस एंगल को 180 से घटा दो। क्या वही एंगल होता है दोनों के बीच में? तो तुम्हें मेहनत करनी क्यों है मुझे बताओ। ये थीटा तो ये भी बच्चों थीटा। तो अब मैं ए और माइनस बी के बीच में एंगल कहूं तो तुम बोलो 180 माइनस 180 माइनस नहीं है बेटा। अभी ये हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़े हुए नहीं है, तो एंगल इनके बीच में क्या है? थीटा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा तो क्या लिखोगे? 180 माइनस। अगर ये जुड़े हुए होते तो क्या होता? थीटा। जुड़े हुए नहीं है तो 180 माइनस थीटा। अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट लूँ तो इसका रिजल्टेंट बच्चों यही तो होगा। आर वेक्टर बराबर ये क्या है? ए वेक्टर प्लस ये क्या है? ठीक है। अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूँ, पहले रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? माइनस बी, तो माइनस बी का प्लस 2a, और इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम लोग तो बेटा वो प्लस ही नहीं हो जाता। 2ab। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180 माइनस। अब देखो यहाँ पर भी कई जरूरत पड़ गई। cos 180 माइनस थीटा ही क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं सर, आर बराबर ए प्लस बी था, ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट का फार्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आर बराबर ए माइनस बी है तो फार्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। बाकी बवाल से मतलब मत रखो। बाकी मैंने बीच में तुमसे क्या बोला क्या समझा कुछ नहीं पूछा, ठीक है? ये मैंने तुम्हें निकाल दिया, नहीं तो तुम्हारे मन में ये डाउट रहता। मैंने कहा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताता रहूँगा, नहीं तो तुम्हारे मन में ये डाउट रहता पता नहीं सर जी यहाँ माइनस कैसे आता है। ठीक है, बस तुम्हें इतना याद रखना है जहाँ पर आर बराबर ए प्लस बी हो वहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पर माइनस है ए माइनस बी तो वहाँ पर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
इतना करना, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भेज देना, आपको क्वेश्चन भेज देना मेरे को, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है सर। और इधर तो आपको कैलकुलेशन देख लेना, आपको ठीक है, उसी कैलकुलेशन को हम मोबाइल से देंगे, ऐसे कैलकुलेशन वेणुगोपाल अय्यर Gracias.